नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हैं उत्तराखंड की खबरों के बुलेटिन देवभूमि समाचार के साथ। खबर मसूरी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां जो मरीज इलाज करा रहे थे उनसे उनका हाल जाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। इस दौरान ओएनजीसी के सहयोग से अस्पताल को मेडिकल उपकरण और किट भी उपलब्ध कराई गई। सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने बताया कि अस्पताल में हर दिन 250 से 300 मरीजों का उपचार होता है और बहुत कम मामलों में दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। उन्होंने स्टाफ की कमी का मुद्दा भी उठाया और मंत्री ने कहा कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। पहले चरण में डायलिसिस यूनिट शुरू करने की प्रक्रिया तेज की गई, जबकि भविष्य में आईसीयू सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस के लिए भूमि तलाश जारी है और जल्द ही इसका निर्माण होगा। साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के थत्यूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने नेशनल में पाया, तो जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की यूपीडी यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ओएनजीसी के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वह हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल, मैंने कहा, उप जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल पर है। और मैं यहाँ के अपने सीएमएस को, पूरे डॉक्टर स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को शाबाशी देता हूँ कि आप इस सेवा का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की, कुछ स्टाफ की कमी मुझे बताई गई है। हालांकि कल ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, और क्योंकि यहाँ से पेशेंट डायलिसिस के लिए देहरादून जाते हैं, शीघ्र ही हम डायलिसिस यूनिट यहाँ पर शुरू करेंगे और जो आईसीयू है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो स्टाफ की व्यवस्था है वो यहाँ पर कराई जाएगी, ताकि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, आने वाले टूरिस्टों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर यहां पर मिल सके। टिहरी के देवल क्षेत्र में केतन लाल हत्याकांड के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झबरेड़ा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति आज सुबह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, घटना की जानकारी ली। इससे पहले इसी मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार के काफिले को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया था। वहीं विधायक वीरेंद्र जाति काफिले के साथ सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस घटना को बेहद दुखद बताया। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे समाज में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का मुद्दा है और साथ ही उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। आज हम लोग चेतन भाई के घर आए हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की, उनके पिताजी से मुलाकात की। ये केतन भाई की बहन है, इनके परिजन हैं। और जिस तरीके से केतन भाई के साथ बर्बरता हुई और जिस तरीके से उसके नाखून उखाड़े गए, पैरों में कील गाड़ दी गई, गर्म पानी डाला गया और जो रॉड होती है गर्म पानी करने की, हीटर की, उससे तरह तरीके से बता रहे हैं कि परिजन बता रहे हैं कि शरीर पर उसके तमाम निशान थे। ऐसा कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है। और इतने बुरे तरीके से उसकी मारपीट की गई कि मारपीट के कारण वो बेचारा बच्चा दम तोड़ गया। अपने आप में बहुत ही विभत्स, बहुत ही, मैं मानता हूँ जिसको देख कर सुन कर के रूह कांप जाए, ऐसी घटना हुई है। ये अपने आप में इस प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तो बहुत ही
बुरी बात है, ये सोचने का विषय है। और जिस तरीके से इस सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों पर, एससी लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है और तमाम अत्याचारों के निवारण भी नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सियासी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े दायित्वधारी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं और इसी क्रम में संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 2027 में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार उत्तराखंड में बनेगी। मधु भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने नेतृत्व और रणनीति के जरिए राज्य को स्थिरता और विकास की दिशा दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं और सच में जब कहीं भी अगर उनका एक ऐसा भाव रहता, विनम्रता के साथ साथ वो एक संघर्षशील दृढ़ निश्चयी भी हैं। और आपने देखा होगा कई बार ऐसे उनके सामने कई तरह के ऐसे विवाद, कई समस्याएं जब उनके सामने आती हैं, उनका त्वरित निस्तारण के लिए वो हमेशा सजग प्रहरी की तरह कार्य करते हैं और स्वयं को वो मुख्य सेवक कहकर और विनम्रता के भाव के साथ कहीं भी किसी भी समस्या के साथ कभी कोई वाद विवाद हो रहा हो उसको समस्या का समाधान त्वरित करते हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि जिले में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र भरने का काम किया जा रहा है और इसमें मतदाताओं ने भी काफी सहयोग भी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त सभी प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जनपद अल्मोड़ा की विधानसभाओं में कुल 5,27,424 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 57,548 गणना प्रपत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर बाकी जो मतदाता हैं उनकी जानकारी जुटाने और प्रपत्र जमा कराने में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया इस बैठक के जरिए कलेक्टर के द्वारा। और उन्होंने कहा कि यह कार्य मतदाता सूची को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही एक बार फिर परिवारवाद बनाम संगठनवाद की बहस तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सियासी जंग के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया है कि उनके बेटे और पूर्व विधायक संजीव आर्य आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के अंदर भी कई वरिष्ठ नेताओं के बेटे, बेटियां, पत्नी और दूसरे जो परिजन हैं चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं या टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक और विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी मधु चौहान के नाम चर्चा में है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में दिखाई देता है या सत्ता पक्ष भी उसी राह पर चल रहा है। तो इसको लेकर अब चुनाव का समय है, तो जाहिर सी बात है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, सारे परिवारवादी तो भाजपा में हैं। जो हमारे यहाँ भी परिवारवादी थे वो भाजपा में चले गए। अभी बिहार का मंत्रिमंडल बना तो स्वास्थ्य मंत्री वो तो परिवारवाद से होंगे नहीं। तो परिवारवाद की तो बात करना भाजपा छोड़ ही दी। एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जितनी परिवारवादी पार्टियां थी उनको भाजपा समाप्त कर रही है, रीजनल पार्टीज को। अब परिवारवादी लोग भी डरे हुए हैं। जहां तक दूसरी बात है, आपने जो प्रश्न पूछा कि भाजपा आरोप लगाती है 1 टिकट, ये टिकट, भाजपा अपने घर को संभाले। हमें टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है, हमारा हाईकमान तय करता है।
और वो समय आने पर आपको भी बताएगा। अगर कोई यशपाल जी ने स्टेटमेंट दी है तो वो ज़रूर कोई ना कोई उसका आधार होगा। ये टिकट वितरण की एक व्यवस्था हमारे दल में है। ये ना तो मैं तय कर सकता हूँ ना कोई दूसरा व्यक्ति तय कर सकता है। उन्होंने अपने परिवार की बात कही कि संजीवारी टिकट नहीं लेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी उनका फैसला है, बाकी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ाना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकदम सही कहती है कि परिवारवाद कांग्रेस में इस कदर घुसा हुआ है कि आज तक इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक जो भी बने हैं वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। बहुत ज्यादा हमारे कटाक्ष करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने चेंज किया और वो भी एक पपेट मात्र रह के चले गए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर वो कुछ भी बिना परिवार की अनुमति के नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो यशपाल आर्य जी कह रहे हैं, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, बार बार आप लोग एक परिवार एक टिकट क्यों कह रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता नहीं रह गए? आप कार्यकर्ताओं को परिवार से भिन्न मानते हैं? तो पहले आप उनके बारे में भी तो सोचने का थोड़ा सा कष्ट करिए। और मैं बहुत ज्यादा संवेदनाएं रखती हूँ इनके इक्का दुक्का जो कार्यकर्ता रह गए उनके ऊपर, कि इनके बारे में आखिर इनकी कांग्रेस पार्टी कब सोचेगी, वो दिन इनका कब आएगा। हरिद्वार में सोमवार को मेला कंट्रोल भवन के सभागार में शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा की अध्यक्षता में कुंभ मेला 2027 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मेला प्रशासन और अखाड़ों के प्रतिनिधियों के बीच तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, समीक्षा की गई। हाल ही में अखाड़ा परिषद से अलग होकर बनी नई अखाड़ा परिषद के संत भी इस बैठक में शामिल हुए, जबकि निरंजनी, जूना, अग्नि और आनंद अखाड़ों के संतों ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। हालांकि आह्वान अखाड़े के सचिव सत्यगिरी बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही वे वहां से निकल गए, इस बैठक से बाहर निकलकर चले गए। उन्होंने बताया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी का फोन आया था और इसके बाद उन्हें बैठक से जाना पड़ा। इस घटनाक्रम से कुंभ की तैयारियों को लेकर संतों में मतभेद भी उजागर हुए हैं। जो कुंभ मेला अधिकारी जो हमारी सोनिका जी हैं वो ही बहुत युद्ध स्तर पर कार्य करवा रही हैं। हमारे दयानंद जी भी बहुत अच्छे अपर मेला अधिकारी हैं, मंजीत भी हैं, एसपी डीएम इत्यादि सभी के कार्य जो बहुत अच्छे हो रहे हैं। वो अच्छा कार्य संपन्न होगा। हमारा भी आशीर्वाद उनको है, हमेशा हमेशा रहेगा। हमारी तबीयत वैसे खराब है बहुत, लेकिन चलाया मीटिंग का नाम सुन के, मीटिंग सुन लिया। जयशंकर कैलाश। अभी तो पौड़ी गढ़वाल जनपद मुख्यालय स्थित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में सोमवार को 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की 133वीं जयंती पर उनके जीवन और सांख्यिकी क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में डीएसटीओ राम सलोने ने बताया कि सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आंकड़ों का प्रभावी उपयोग सुशासन और नीति निर्माण की आधारशिला है। डीएसटीओ ने बताया कि विश्वसनीय और समयबद्ध डेटा से सरकार को सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है और साथ ही विभागों के बीच डेटा समन्वय से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी संभव हो पाता है। देहरादून में छात्रों की समस्याओं और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाने के उद्देश्य से कांग्रेस के छात्र संगठन द्वारा चलाए जा रहे छात्रों की गूंज अभियान को लेकर एक्शन टीम का गठन किया गया है और इसी क्रम में एक्शन टीम की पहली बैठक हुई, जिसमें अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने की रणनीति और कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर तक पहुंचाने के लिए टीम को विशेष प्रशिक्षण
दिया गया है। इस अभियान के जरिए छात्र हितों के सवाल सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। इस बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और एक्शन कमेटी के सदस्य भी शामिल रहे और इस संगठन का दावा है कि 40 दिनों तक चलने वाला यह जनसंपर्क अभियान 28 शहरों में छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा। देखिए, ये छात्रों की गूंज पूरे 28 राज्यों में अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जिस पे कि हम लोग जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और बार बार क्योंकि पेपर लीक हो जा रहे हैं तो उसके लिए कैंपेन चला कि छात्र क्या चाहते हैं, छात्र की आवाज़ क्या है, तो सरकार तक हम लोग पहुँचाएँ। उसके लिए हम लोगों ने 28 शहर चुने हैं और 28 शहर में देहरादून भी एक शहर है जिसमें उत्तराखंड में हम 3 लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं, मेरे साथ सुमित्र बुल्लर हैं जो IYC प्रेसिडेंट है और साथ साथ बैबा वाले जी हैं और हम लोग इसमें जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो राहुल जी ने बात करी है, जो आज देश की सिचुएशन है और जो पेपर लीक है उसके खिलाफ उन बच्चों से बातचीत करेंगे और उनका क्या थॉट है वो लेके उनसे बात करके हम लोग इस पर। रानीखेत में सड़क निर्माण न होने को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और जल्द सड़क निर्माण की मांग उठाई। ग्रामीणों का यह कहना है कि करीब 2 किलोमीटर लंबी यह सड़क कई वर्षों से अधूरी पड़ी है और इसके चलते आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक और सांसद समय समय पर आश्वासन तो देते हैं सड़क निर्माण करा देने की, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से महिला, बच्चे और जो मरीज होते हैं उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के स्कूल आने जाने में भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। इसमें तहसील रानीखेत में हमारा एक ग्राम है एरोली, इसके कुछ ग्रामवासी आज आए थे और रोड की डिमांड थी उनकी कि काफ़ी टाइम से उनका ये प्रपोजल चल रहा है पर अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है और उसी के चलते उनमें काफ़ी क्रोध भी था। तो इस ज्ञापन को हम संबंधित विभाग और जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा देंगे और कोशिश यही रहेगी कि ऐसा ना हो कि उन्हें चुनाव का बहिष्कार करने की ज़रूरत पड़े और उससे पहले ही हम वहाँ पे रोड का काम स्टार्ट करवा दें। 25 वर्षों से हमारे गांव में रोड नहीं आई है। कई बार हम यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट को लेटर दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, रोड नहीं आई करके। और जितने भी हमारे विधायक हैं पूर्व अभी के, सभी ने आश्वासन दिया कि अरोली में रोड आएगी, लेकिन रोड आज तक नहीं आई। इससे हम परेशान होकर सारे ग्रामीण, महिलाएं, पुरुष सब आए हैं यहाँ पे और काफ़ी समय से परेशान हैं हम। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर आज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे गांव में इस बीच में रोड नहीं आई तो हम चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और ना ही गांव में बूथ लगने देंगे। सारे ग्रामवासियों ने, कल हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने एक प्रस्ताव पास किया, अगर नहीं आती है रोड तो पूर्ण रूप से हमारे गांव में चुनाव बहिष्कार होगा और ना ही बूथ लगेगा। विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को करीब 11 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के दौरान डाक पत्थर के पीट ग्राउंड क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से बरामद स्मैक की खरीद फरोख्त की जा रही थी। पूछताछ में उसने ये बताया कि नशे का वो आदी है और अपनी लत की वजह से वो स्मैक बेचता था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब स्मैक की सप्लाई चेन की जांच कर रही है और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।